दिल्ली में अरविंद केजरीवाल ने अपने सारे घोड़े खोल लिए, लेकिन न तो राहुल गांधी ने केजरीवाल को मिलने के लिए वक्त दिया और न ही कांग्रेस ने अध्यादेश के खिलाफ समर्थन देने का ऐलान ही किया। पटना में होने वाली विपक्ष की बैठक से पहले भी केजरीवाल पेंच भिड़ा रहे हैं, लेकिन सूत्रों का कहना है कि कांग्रेस न तो केजरीवाल को समर्थन देगी और न ही आम आदमी पार्टी के साथ किसी किस्म का समझौता ही करेगी, क्योंकि कांग्रेस को लगता है कि आप नेता कई मौकों पर पार्टी पर निशाना साधते रहे हैं और हाल के दिनों में भी तीखे हमले किए गए हैं। केंद्र सरकार ने बीते महीने दैनिक कैडर के ग्रुप ए के अधिकारियों के तबादले और उनके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई के लिए राष्ट्रीय राजधानी लोक सेवा प्राधिकरण गठित करने के उद्देश्य से एक अध्यादेश जारी किया था। दिल्ली की सरकार इसका विरोध कर रही है और इसे सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ बताया है। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने इस अध्यादेश के आने से पहले दिल्ली में पुलिस, कानून व्यवस्था और भूमि को छोड़कर अन्य सभी सेवाओं का नियंत्रण दिल्ली सरकार को सौंप दिया था। अरविंद केजरीवाल ने इस अध्यादेश के खिलाफ समर्थन जुटाने के लिए विपक्षी दलों के कई नेताओं से मुलाकात की है। वे चाहते हैं कि संसद में इससे संबंधित विधेयक पारित न हो पाए। इसके लिए वो सभी विपक्षी दलों से संसद में इसका विरोध करने का आग्रह कर रही है। बिहार के सीएम नीतीश कुमार, पश्चिम बंगाल के सीएम ममता बनर्जी, एनसीपी चीफ शरद पवार, तमिलनाडु के सीएम एम के स्टालिन समेत कई नेता आप का समर्थन करने की बात कह चुके हैं। 23 जून को बिहार के पटना में सीएम नीतीश कुमार के आह्वान पर विपक्षी दलों की बड़ी बैठक भी होने वाली है, जिसमें कई दिग्गज शामिल होने वाले हैं। अरविंद केजरीवाल भी इस बैठक का हिस्सा होंगे। सीएम केजरीवाल ने इस बैठक को लेकर कहा था कि इस मीटिंग में कांग्रेस से सब पार्टियां ये पूछेंगी कि आप केंद्र के अध्यादेश के मुद्दे पर अपना स्टैंड बताइए। उन्होंने कहा कि आज जो दिल्ली में हो रहा है, कल वह दूसरे राज्यों में भी हो सकता है। अरविंद केजरीवाल ने विपक्षी नेताओं को पत्र लिखकर विपक्षी दलों की बैठक में अध्यादेश पर चर्चा करने और मामले पर अपना रुख स्पष्ट करने को कहा है। उन्होंने विपक्षी नेताओं से कहा कि वे इसे दिल्ली केंद्रित समस्या के तौर पर न सोचें और दावा किया कि यदि विरोध नहीं किया गया तो बीजेपी के नेतृत्व वाला केंद्र अन्य राज्यों के लिए भी इसी तरह का अध्यादेश ला सकता है। सीएम केजरीवाल ने कहा कि मैं सभी दलों से अनुरोध करता हूं कि वे बैठक में अध्यादेश पर अपना रुख स्पष्ट करें और संसद में इसे पारित नहीं होने देने की रणनीति पर चर्चा करें। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया। कर्नाटक में विधानसभा चुनाव हारने के तुरंत बाद बीजेपी ने कांग्रेस को जोरदार झटका दे दिया और चुनावों के ठीक पहले बीजेपी छोड़कर भागे जगदीश शेट्टार को एक बार फिर मुंह की खानी पड़ी। मामला हुबली नगर निगम चुनाव का है, जिसे जीतने के लिए कांग्रेस ने अपनी पूरी ताकत लगा दी थी, लेकिन बीजेपी ने बड़ी जीत हासिल कर कांग्रेस को सबक सिखा दिया। इतना ही नहीं, बीजेपी आसानी से अपना मेयर और डिप्टी मेयर बनाने में भी कामयाब हो गई। हालांकि कांग्रेस ने अपनी तरफ से पार्षदों की खरीद बिक्री की तमाम कोशिशें की, लेकिन उसे कोई सफलता हासिल नहीं हुई। 82 सदस्यों वाले नगर निगम में बीजेपी 39 सीटों पर जीतकर सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभरी और मतदान के बाद उसने अपना मेयर और डिप्टी मेयर बनाने में कामयाबी हासिल कर ली। बीजेपी की वीणा भारद्वाज मेयर और सतीश हनगल डिप्टी मेयर चुने गए। 82 सदस्यों वाले हुबली नगर निगम में बीजेपी के पास 39, कांग्रेस के पास 33, ओवैसी की पार्टी के पास 3 और 3 निर्दलीय पार्षद हैं। कर्नाटक में कांग्रेस के सत्ता में होने और हुबली धारवाड़ से बीजेपी के नेता और जगदीश शेट्टार के कांग्रेस में शामिल होने से बीजेपी को इस बात का डर था कि उनके पार्षदों के साथ खरीद फरोख्त हो सकती है। इससे बचने के लिए बीजेपी ने अपने सभी 39 पार्षदों को एक निजी रिजॉर्ट में रखा था और रिजॉर्ट से बीजेपी के पार्षद सीधा नगर निगम पहुंचे और मतदान में हिस्सा लिया। विधानसभा चुनाव हारने के बाद कांग्रेस के जगदीश शेट्टार को विधान परिषद का उम्मीदवार बनाया गया, लेकिन हुबली नगर निगम चुनावों में हार से उसे जरूर झटका लगा होगा। कांग्रेस को हुबली नगर निगम चुनावों में शेट्टार से बहुत उम्मीदें थीं, लेकिन नतीजे कांग्रेस के पक्ष में नहीं आ पाए। हाल ही में हुए विधानसभा चुनावों में जबरदस्त प्रदर्शन करने वाली पार्टी के लिए इन चुनावों में हार एक बड़ा झटका है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया। पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी को बड़ा झटका लगने वाला है, क्योंकि राज्यपाल सीवी आनंद बोस ने ममता बनर्जी की कठपुतली बनकर काम कर रहे राज्य चुनाव आयुक्त राजीव सिन्हा के नियुक्ति पत्र को ही ठुकरा दिया। इसके बाद इस बात की संभावना अधिक है कि राज्य में होने वाले पंचायत चुनाव स्थगित कर दिए जाएं। सीवी आनंद बोस ने राजीव सिन्हा के ज्वाइनिंग लेटर को अस्वीकार करने के साथ संबंधित फाइल्स को सचिवालय को वापस भेज दिया। राजभवन के सूत्रों का कहना है कि राज्यपाल ने बंगाल में पंचायत चुनाव से पहले हुई हिंसा को लेकर चर्चा समन भेजा था। इस समन को राजीव सिन्हा ने
इनकार कर दिया, जिस पर राज्यपाल ने कड़ी आपत्ति जताई है। सिन्हा ने नामांकन दाखिल प्रक्रिया के बीच व्यस्त कार्यक्रम के कारण राज्यपाल के पास पहुंचने में असमर्थता के बारे में राजभवन को सूचित किया था। अब जब राज्यपाल ने सिन्हा की ज्वाइनिंग लेटर और संबंधित फाइल्स को स्वीकार करने से इनकार कर दिया और उन्हें राज्य सचिवालय में वापस भेज दिया है, लेकिन इन सब के बीच अनिश्चितता इस बात को लेकर है कि क्या सिन्हा ऐसे में राज्य चुनाव आयोग की कुर्सी पर बने रह पाएंगे। वहीं अगर उन्हें बदलने की जरूरत पड़ी तो इस बात की पूरी संभावना है कि पंचायत चुनाव स्थगित करने पड़ेंगे। इसके पहले कलकत्ता हाईकोर्ट ने इस पूरे मामले में राजीव सिन्हा को हिदायत दी थी। मुख्य न्यायाधीश टीएस शिवगढ़नम ने सिन्हा को सलाह देते हुए कहा था कि अगर वह अपने पद का दबाव नहीं झेल पा रहे हैं तो कुर्सी छोड़ दें। न्यायमूर्ति शिवगढ़नम ने कहा कि इस मामले में राज्यपाल कुर्सी के लिए किसी और को नियुक्त करेंगे। इस दौरान डिवीजन बेंच ने अभूतपूर्व शब्दों में राज्य चुनाव आयोग की आलोचना करते हुए पोल पैनल की तटस्थता पर भी सवाल उठाए। कलकत्ता हाईकोर्ट ने पश्चिम बंगाल राज्य चुनाव आयोग और निर्वाचन आयुक्त को खूब खरी खोटी सुनाई। हाईकोर्ट ने निर्वाचन आयोग को आदेश दिया कि वह पंचायत चुनाव के लिए 82,000 से ज्यादा केंद्रीय बल कर्मचारियों को तैनात करे। इन जवानों की मांग 24 घंटे के अंदर केंद्र से की जाए। चीफ जस्टिस टीएस शिवगढ़नम की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने कहा कि आयोग ने राज्य में 2013 के पंचायत चुनावों के दौरान 82,000 केंद्रीय बल के जवानों की मांग की थी। आयोग ने कोर्ट को बताया कि उनके चुनावों के लिए अब तक केंद्रीय बलों की 6 कंपनीज की मांग है। 8 जुलाई को पंचायत चुनाव हैं। कोर्ट ने इस बात पर भी गौर किया कि पश्चिम बंगाल में जिलों की संख्या 2013 में 17 थी, जो अब 22 हो गई है। इन 10 वर्षों में वोटर्स की संख्या भी बढ़ी है। लिहाजा कोर्ट ने कहा कि तैनात जवानों की संख्या 2013 के मुकाबले ज्यादा होनी चाहिए। आयोग के वकील ने कहा, निर्देश के मुताबिक केंद्र से जवानों की मांग की जा रही है। मामले की सुनवाई के दौरान एकल पीठ ने राज्य निर्वाचन आयोग और राज्य सरकार पर तल्ख टिप्पणियां की। कोर्ट ने कहा कि एक पंचायत चुनाव के दौरान इतनी हिंसा, इतनी अव्यवस्था, इतने टकराव राज्य सरकार के लिए ये शर्म की बात है। निर्वाचन आयोग क्या कर रहा है? कोर्ट सीपीएम, बीजेपी, कांग्रेस और अन्य की ओर से दाखिल याचिकाओं की सुनवाई कर रहा था। याचिका में आरोप लगाए गए कि हिंसा के जरिए दबाव बनाया जा रहा है, जिससे उम्मीदवार नाम वापस ले लें। इसके अलावा प्रत्याशियों के चुनावी दस्तावेज में भी छेड़छाड़ की जा रही है। याचिका के तहत दाखिल किए गए हावड़ा जिले के उलूबेरिया आई प्रखंड में एक निर्वाचन अधिकारी द्वारा कथित रूप से कागजात से छेड़छाड़ करने के मामले में भी कोर्ट ने सीबीआई जांच का आदेश दिया। इसकी रिपोर्ट भी एजेंसी को 7 जुलाई को कोर्ट में पेश करनी है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया। विपक्षी एकता की बैठक से पहले ही इस पे झटके लगने शुरू हो गए। अखिलेश यादव के साथ जारी तनातनी के बीच जयंत चौधरी बैठक में भाग लेने पटना नहीं जाएंगे। हालांकि बैठक में शामिल होने के लिए जयंत चौधरी की तरफ से पूर्व निर्धारित पारिवारिक कार्यक्रम बताया गया, लेकिन राजनीति में इसके मायने दूसरे ही होते हैं। जयंत ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के इस बैठक की सफलता के लिए अपने संदेश द्वारा शुभकामनाएं दी। वहीं जयंत की बैठक में शामिल नहीं होने की खबर फैलते ही अखिलेश के साथ चल रही खटपट पर भी चर्चा तेज हो गई। दरअसल अखिलेश और जयंत लोकसभा चुनाव 2019 से साथ आए और 2022 विधानसभा का चुनाव भी लड़ा, लेकिन दोनों पार्टियों के बीच तल्खी शहरी निकाय चुनाव के दौरान बढ़ी और एक ओर जहां आरएलडी मेरठ मेयर सीट पर दावेदारी चाहती थी, वहीं अखिलेश यादव ने बिना बातचीत किए सीमा प्रधान को उम्मीदवार बना दिया। हालांकि चुनाव में सीमा प्रधान को करारी हार का सामना करना पड़ा। इसके अलावा मेरठ के मवाना नगरपालिका परिषद सीट और बागपत के खेकड़ा नगरपालिका समेत कई अन्य सीटों पर भी दोनों पार्टियों के बीच टकराव सामने आया। पटना में 23 जून को विपक्षी नेताओं की बैठक की तैयारियां शुरू हो गई हैं। अलग अलग राज्यों से आने वाले नेताओं के स्वागत और उनके खानपान का विशेष इंतजाम किया गया है। बिहारी व्यंजनों के साथ साथ मौसमी फल, जिस राज्य से जो नेता आ रहे हैं उनके राज्य के व्यंजन को परोसे जाने की तैयारी है। दिल्ली, पंजाब, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, झारखंड, कश्मीर से आने वाले ज्यादातर नेता 23 जून को आएंगे और उसी दिन शाम को लौट जाएंगे। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, भाकपा नेता डी राजा और भाकपा माले महासचिव दीपंकर भट्टाचार्य गुरुवार एक दिन पहले ही पटना पहुंच जाएंगे। अरविंद केजरीवाल और भगवंत मान एक ही दिन पहले पटना पहुंचेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया। बिहार में नीतीश कुमार की एकता बैठक होने से पहले ही तगड़ा झटका लगने लगा है। जयंत चौधरी के बैठक में शामिल होने से इनकार किए जाने के बाद अब ये साफ हो गया कि कांग्रेस को तमिलनाडु को छोड़ दक्षिण के सभी राज्यों में अपने दम पर ही चुनाव लड़ना होगा। वहां विपक्षी एकता की पुड़िया को बुरी तरह से विपक्षी पार्टियों ने ठुकरा दिया है। तमिलनाडु में भी डीएमके कांग्रेस के लिए कोई बड़ी कुर्बानी नहीं करने जा रही है।
और रही बात केरल की, तो वहां एलडीएफ और यूडीएफ का सीधा मुकाबला है, इसलिए वहां भी कुछ नहीं होने जा रहा। तेलंगाना के सीएम के चंद्रशेखर राव पहले ही नीतीश कुमार के आइडिया को ठुकरा चुके हैं। अब टीडीपी ने भी इस किस्म के खेल से खुद को अलग कर लिया है। सूत्रों का कहना है कि टीडीपी को अब तक इस बैठक में शामिल होने का न्योता नहीं मिला, और अगर उनको न्योता मिलता भी तब भी वे इस बैठक में शामिल होने के मूड में नहीं हैं। तेलंगाना की के चंद्रशेखर राव की पार्टी बीआरएस एकजुट विपक्ष के विचार को खारिज कर चुकी है। ऐसे में ये देखना दिलचस्प होगा कि संयुक्त विपक्ष के इस बैठक में कौन कौन शामिल होगा और इसमें क्या फैसला लिया जाएगा, क्योंकि अरविंद केजरीवाल और ममता बनर्जी अपनी शर्तों के साथ बैठक में शामिल होंगे, लेकिन उनकी शर्तें अगर नहीं मानी गई तो वे अपने अपने रास्ते निकल पड़ेंगे। तब नीतीश कुमार की ये महाबैठक चूचू का मुरब्बा बनकर रह जाएगी। अरविंद केजरीवाल ने विपक्षी नेताओं को पत्र लिखकर 23 जून को होने वाली गैर बीजेपी दलों की बैठक में राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में प्रशासनिक सेवाओं के नियंत्रण को लेकर केंद्र के अध्यादेश पर चर्चा करने और मामले पर अपना रुख स्पष्ट करने की शर्त रखी है। इस मुद्दे पर जब तेजस्वी यादव से सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा कि विपक्षी नेताओं की ये पहली बैठक है और न ही ये आखिरी होगी। अलग अलग राय रखने वाले नेता एक साथ मिलने पर सहमत हुए हैं और वे सभी उन मुद्दों को उठाएंगे जिन्हें वे गंभीर मानते हैं। इनमें कोई समस्या नहीं है। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने इस बात पर जोर दिया था कि बैठक में चर्चा होने से पहले बात केंद्र के अध्यादेश के संबंधित विधेयक को राज्यसभा में पारित नहीं होने देने पर केंद्रित होनी चाहिए। केजरीवाल की यही एक शर्त नहीं है, उनकी शर्तों की लिस्ट काफी लंबी है। ममता बनर्जी के पास भी कई सारी शर्तें हैं और बड़ी बात यह कि सारी शर्तें कांग्रेस को ही पूरी करनी है, जिसके लिए कांग्रेस तैयार नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया। विपक्षी एकता की बैठक से ठीक पहले अरविंद केजरीवाल ब्लैकमेल की सियासत पर उतर आए हैं। सूत्रों का कहना है कि केजरीवाल ने साफ कह दिया है कि जब तक कांग्रेस अध्यादेश के मामले में समर्थन देने का भरोसा नहीं देती, तब तक वे विपक्षी एकता की बैठक में शामिल नहीं होंगे। मतलब कि केजरीवाल अपनी तशरीफ पटना तभी लेकर जाएंगे जब कांग्रेस उनके सामने घुटने टेक दे। केजरीवाल की इस धमकी से कांग्रेस को तो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन विपक्षी एकता की राह में संकट जरूर आ सकता है और नीतीश कुमार की मेहनत पर पानी फिर सकता है। केजरीवाल की इस सियासी धमकी पर कांग्रेस ने साफ कर दिया है कि वह किसी दबाव में नहीं आने वाली। कांग्रेस को इस बात का अंदाजा है कि केजरीवाल की पूरी कोशिश सिर्फ अध्यादेश के लिए समर्थन पाने की है और समर्थन मिल जाने तक तो केजरीवाल ठीक ठाक रहेंगे, लेकिन उसके बाद उस सब से पल्ला झाड़कर अपने रास्ते पर निकल पड़ेंगे। वजह यह कि अरविंद केजरीवाल की पूरी सियासत ही वादा करके उसे तोड़ देने की रही है। इससे पहले दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने तमाम विपक्षी दलों को खत लिखकर उनसे केंद्र के अध्यादेश के खिलाफ चर्चा की गुजारिश की थी। आम आदमी पार्टी चाहती है कि पटना की बैठक में सबसे पहले अध्यादेश के मुद्दे पर बात हो। बीजेपी के खिलाफ लोकसभा चुनाव में एकजुट होने की कोशिशों में लगे विपक्षी दलों की बैठक मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पटना में बुलाई, लेकिन सूत्र कहते हैं कि कांग्रेस अगर अध्यादेश के खिलाफ केजरीवाल का समर्थन करने का ऐलान नहीं करती है तो वे मीटिंग से वॉकआउट कर सकते हैं। केजरीवाल के रुख पर कांग्रेस के सूत्रों का कहना है कि पार्टी किसी दबाव में नहीं आएगी। पटना की बैठक में लोकसभा चुनाव की रणनीति को लेकर है, जिसमें निर्धारित एजेंडे पर बात होगी। मतलब ये कि कांग्रेस अध्यादेश के मुद्दे पर बात भी करने को तैयार नहीं है। कांग्रेस पहले ही साफ कर चुकी है कि दिल्ली में ट्रांसफर पोस्टिंग के मामले को लेकर जारी केंद्र सरकार के अध्यादेश वाला बिल जब संसद सत्र में आएगा तभी इस पर रणनीति बनाई जाएगी, इसके पहले कोई बात नहीं होगी। लेकिन एकता की बैठक के बहाने केजरीवाल ब्लैकमेल की सियासत करने पर उतर आए हैं। अरविंद केजरीवाल चाहते हैं कि कांग्रेस अपनी राय जाहिर करे। केजरीवाल इस बात से भी नाराज हैं कि कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने उन्हें अब तक मिलने का समय नहीं दिया है। असल में कांग्रेस नेतृत्व पंजाब और दिल्ली के अपने नेताओं की नाराजगी के कारण केजरीवाल के साथ नजर आने से बच रहा है। केजरीवाल विपक्षी दलों को लेटर लिखकर भी रुख स्पष्ट करने को कह चुके हैं। उन्होंने अपने लेटर में कहा था कि वह दिन दूर नहीं जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 33 राज्यों में उपराज्यपालों और राज्यपालों के माध्यम से शासन चलाएंगे। ऐसे में मैं सभी दलों से अनुरोध करता हूं कि वे अध्यादेश को संसद में पारित नहीं होने देने की रणनीति पर चर्चा करें। हालांकि केजरीवाल का ये कहना कि केंद्र सरकार ऐसा ही अध्यादेश सभी राज्यों में लेकर आएगी बेकार का तर्क है, क्योंकि दिल्ली और दूसरे राज्यों में फर्क है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया। दिल्ली में बैठकर विपक्षी एकता के नाम पर कांग्रेस को ब्लैकमेल करने का खेल कर रहे अरविंद केजरीवाल ने पटना में भी अपना रायता फैलाना शुरू कर दिया। केजरीवाल ने पटना की सड़कों पर अपने को भावी प्रधानमंत्री बताते हुए पोस्टर लगवा दिए, लेकिन जैसे ही हंगामा मचा आम आदमी पार्टी ने झट से सफाई देना शुरू कर दिया। वैसे तो विपक्षी दलों की बैठक से पहले पटना की सड़कें कांग्रेस, जेडीयू, आरजेडी और आम आदमी पार्टी के पोस्टर्स से पट गईं,
लेकिन आम आदमी पार्टी के एक पोस्टर से सियासी बवाल उठ खड़ा हुआ। ये पोस्टर आम आदमी पार्टी की तरफ से लगाया गया। इस पोस्टर में कुछ ऐसा लिखा है जो विपक्षी एकता में फूट डालने के लिए काफी है। वैसे भी केजरीवाल ये धमकी दे चुके हैं कि अगर कांग्रेस ने उन्हें समर्थन देने का ऐलान नहीं किया तो वे विपक्षी एकता से दूर हो जाएंगे। आम आदमी पार्टी के नेता विकास कुमार ज्योति की तरफ से लगवाए गए इस पोस्टर को उसी कड़ी के रूप में माना जा रहा है। इस पोस्टर में पीएम मोदी और नीतीश कुमार की एक दूसरे का हाथ पकड़े हुए फोटो लगी है और लिखा है कि न आशा है न विश्वास है, संभल कर रहना देश के लोगों, ये नीतीश कुमार है, मोदी जी का खासम खास है। पोस्टर में नीतीश को बीजेपी का करीबी बताया गया है। साथ ही पोस्टर में अरविंद केजरीवाल को 2024 में भावी प्रधानमंत्री के तौर पर प्रदर्शित किया गया, जबकि विपक्षी एकता की तरफ से अभी तक पीएम कैंडिडेट को लेकर किसी तरह की कोई चर्चा नहीं हुई है। आम आदमी पार्टी के इस पोस्टर पर बवाल मचने के बाद अब पार्टी के प्रवक्ता अभिनव राय ने इसे बीजेपी की बौखलाहट करार दिया। उन्होंने कहा कि 23 जून को विपक्षी दलों की बैठक है, बीजेपी उससे घबरा रही है, जिसके चलते ऐसे पोस्टर्स लगा रही है। ये बीजेपी का षड्यंत्र है। भाजपा अपनी अफवाहों और झूठ के लिए जानी जाती है। ऐसे में बीजेपी की साजिशों से बचना है और केंद्र से बीजेपी की सरकार को हटाना है। विपक्षी एकता की बैठक से पहले बीजेपी लगातार हमला बोल रही है। ऐसे में आम आदमी पार्टी का ये पोस्टर आग में घी का काम करने वाला है। बीजेपी को बैठे बिठाए एक और मुद्दा हाथ लग गया। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया। शरद पवार ने अपने हिसाब से अजीत पवार के सारे पर कतर डाले, लेकिन अब अजीत पवार ने ऐसा दांव चल दिया जिससे शरद पवार परेशान हो उठे। अजीत पवार के इस दांव का जवाब उनसे देते नहीं बन रहा। असल में एनसीपी की स्थापना दिवस के मौके पर अजीत पवार ने दो बड़े दांव एक साथ चल दिए। पहला तो ये कि उन्होंने साफ कह डाला कि वे नेता विपक्ष के पद पर नहीं बने रहना चाहते, उन्हें उसकी जगह संगठन में कोई भी पद दे दिया जाए, वे उसी में काम कर लेंगे। लगे हाथ ये भी गिनकर बता दिया कि चुनाव में उन्होंने किन किन विधायकों को अपनी मदद देकर जिताया। इसके बाद अजीत पवार ने दूसरा और बड़ा दांव चल दिया। उन्होंने कहा कि ममता बनर्जी हो या नीतीश कुमार या फिर अरविंद केजरीवाल, शरद पवार इन सबसे बड़े नेता हैं और जब केजरीवाल अकेले दम पर चुनाव जीत सकते हैं, के चंद्रशेखर राव अपने बूते सरकार बना सकते हैं, जगन मोहन रेड्डी कांग्रेस से सत्ता छीन सकते हैं, तो फिर एनसीपी अपने दम पर महाराष्ट्र में सरकार क्यों नहीं बना सकती। अजीत पवार ने ये कहकर कई निशाने एक साथ साध लिए। पहले तो उन्होंने शरद पवार और एनसीपी को ही घेरे में लिया कि सिर्फ गठबंधन की सियासत करने और जोड़ तोड़ की सरकार में शामिल होने से न तो पार्टी बड़ी होगी और न ही पार्टी का जनाधार बढ़ेगा। दूसरा ये कि अजीत पवार ने ये तीर तब चलाए जब पटना में विपक्षी दलों की बैठक होने वाली है और भविष्य में खिचड़ी सरकार की तैयारी की जानी है। मुंबई में एनसीपी के 24वें स्थापना दिवस से जुड़े कार्यक्रम को संबोधित करते हुए अजीत पवार ने आत्मनिरीक्षण की जरूरत पर जोर दिया और साथ ही ये भी कहा कि अगर बदलाव की जरूरत है तो बदलाव किए जाने चाहिए। अजीत पवार ने कहा कि अगर ममता बनर्जी, अरविंद केजरीवाल, आंध्र प्रदेश के सीएम जगन मोहन रेड्डी, टीडीपी नेता चंद्रबाबू नायडू, के चंद्रशेखर राव और नीतीश कुमार अपने अपने राज्य में खुद के दम पर जीत सकते हैं तो शरद पवार तो इन सभी से बड़े नेता हैं। एनसीपी महाराष्ट्र में अपनी ताकत के भरोसे जीतने के लक्ष्य पर काम क्यों नहीं कर सकती। एनसीपी एमवीए का हिस्सा है। इसमें उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली शिवसेना, यूबीटी और कांग्रेस भी शामिल है। इन तीनों ने मिलकर राज्य में सरकार भी बनाई थी, लेकिन शिवसेना के विभाजन के कारण ये सरकार गिर गई थी। इसके बाद महाराष्ट्र के एकनाथ शिंदे के गुट वाली शिवसेना और बीजेपी गठबंधन सत्ता पर आसीन है। जहां तक पटना में लोकसभा चुनाव 2024 से पहले विपक्ष की होने वाली बैठक की बात है, तो ये 23 जून को बुलाई जा रही है, जिसमें देश भर की 17 पार्टियां विपक्ष की शामिल होंगी। इनमें राष्ट्रीय और क्षेत्रीय स्तर की पार्टियां भी होंगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया।